हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने मौर्यंस के बारे में स्टडी किया था। हमने ये जाना कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को जो है खत्म करके नंद वंश को अपना साम्राज्य स्थापित किया। फिर उसी के कंटेक्स्ट में हमने ये चीज स्टडी की कि बिंदुसार जो है फिर उसने अपने पिता के साम्राज्य को दो सागरों के बीच का, अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी के बीच का साम्राज्य अपने में मिला लिया था। उसके में आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि बिंदुसार का जो है वो जो दो सागरों के बीच की भूमि उसके अधीन थी, तो उसमें कलिंग नहीं था। उड़ीसा वाला जो पार्ट है वो कलिंग उस समय नहीं था, उसको अशोक ने जीता था। क्योंकि जब बिंदुसार जो है उसका बिंदुसार की जब मृत्यु हुई तो उस समय पे जो है तक्षशिला में सुशीमा था, उसका बेटा जो है वो वहां पर गवर्नर था, और अशोक है वो अवंती में था। फिर उसको तक्षशिला भेजा गया कि वहां का जो है विद्रोह वो दबाए। तो कलिंग जो था उसको अशोक ने अपने पार्ट में शामिल किया था, और उसी के जो कलिंग युद्ध के बाद ही इतना नरसंहार हुआ था, अशोक का मन परिवर्तन हुआ था। हमने अशोक के बारे में, बिंदुसार मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ चीजें डिस्कस की थी कि कलिंग के युद्ध के बाद से ही जैसे अशोक का मन कैसे परिवर्तन होता है। फिर वो जो है भेरी घोष या दिग्विजय बोल लीजिए, मतलब जो तलवार के आधार पर जो शासन करते हैं, वहां से वो परिवर्तन होके धम्म घोष पे आ गया था। धम्म घोष ये जैसे संस्कृत का एक वर्ड है जो कि धर्म से संबंधित है, हिंदी के, तो उसने फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। यहाँ तक हम लोगों ने स्टडी किया था। यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है कि जैसे अशोक जो है उसके समय में कौन सा पार्ट मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आया था, तो वो कलिंग आया था, और उसी के युद्ध के बाद फिर उसका जो है मन परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मौर्य की प्रशासन व्यवस्था क्या थी, मौर्य कैसे इतने बड़े साम्राज्य, क्योंकि आपने देखा होगा कि उनका जो है अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, कंधार से लेके उड़ीसा, बंगाल, बिहार वाले पार्ट तक, और नीचे जो है मैसूर तक उनका साम्राज्य था। तो इतने बड़े भारत से भी बल्कि ज्यादा ही बोल लीजिए, क्योंकि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ अगर जाएं तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ये सब एरिया जो है मौर्य साम्राज्य में आता था। तो इतने बड़े प्रशासन की वो लोग व्यवस्था कैसे करते थे, तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा फिर जो है अशोक का मन परिवर्तन होने के बाद जो उसने धर्म का मार्ग अपनाया, या जो उस समय में कला में विकास हुआ, क्योंकि अशोक के बारे में ये कहा जाता है कि वो पहला ऐसा राजा था जिसने कि जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उसने अपने रॉक एडिक्ट या पिलर एडिक्ट या जो है केव एडिक्ट वो बनवाए थे अशोक के बारे में। मतलब उसको अपनी चीजें बताने के लिए उसने सबसे पहले शिलालेख या स्तंभलेख या गुफा लेख इस तरीके से काम किया था। तो वो चीजें, तो अशोक का जो एक पीरियड है या मौर्य साम्राज्य का एक पीरियड है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है छोटी छोटी चीजों के लिए। तो हमें उन टॉपिक पर जो है थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करते जाना है। आप यहाँ पर जो आज हम पढ़ेंगे वो मौर्य प्रशासन व्यवस्था है कि मौर्यंस ने जो है इतना बड़ा साम्राज्य कैसे संभाला, या उसको कैसे विभाजन किया कि राज्य को आसानी से चलाया जा सके। और फिर उसके बाद हम इसकी जो है कला या धर्म के बारे में स्टडी करेंगे। तो आप किसी भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए जाएंगे, किसी भी आप एनसीईआरटी की बुक से कंसल्ट करेंगे तो आपके लिए ये जो चैप्टर है मौर्य साम्राज्य ये इजी हो जाएगा। तो आज हम मौर्यंस के जो है प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में स्टडी करेंगे। मौर्य का जो प्रशासन था वो बेसिकली सेंट्रलाइज था। सेंट्रलाइज मतलब कि राजा के हाथ में ही पावर होना, राजा जो है जो भी चाहे वो कर सकता था। इसको हम आज से रिलेट करके पढ़ेंगे कि जैसे आज जो है भारत वो क्या है, एक नेशन हो गया, फिर उसके बाद जो है स्टेट आते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट आते हैं, फिर ऐसे तहसील, सब तहसील या फिर ब्लॉक, फिर सबसे छोटे लेवल पे जो है ग्राम हो गया। तो ये सब चीजें, तो उसी की तरह मौर्यंस ने जो है अपना साम्राज्य बांटा हुआ था। तो हम इसी से, तो जैसे आज प्रधानमंत्री हो गया वैसे ही राजा सेंटर में होता था, लेकिन उस समय
राजा जो है वो निरंकुश नहीं होता था, उसको मंत्री परिषद मिली हुई थी सलाह के लिए, और वो जो है उनसे डिसीजन लेके ही अपना कोई निर्णय देता था इस तरह से। तो सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन ये बन जाता है कि मौर्य साम्राज्य में जो है शासन व्यवस्था केंद्रीकृत थी या विकेंद्रीकृत थी, या सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज। तो सेंट्रलाइज थी, मतलब कि जो है राजा जो है वो प्रशासन का हेड होता था। उसके बाद आपको पता है कि इस समय में दो महत्वपूर्ण जो है पुस्तकों की रचना हुई, जिसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र या विष्णुगुप्त बोल लीजिए, और दूसरा जो है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस थी ये चीज, या फिर मैगस्थनीज की इंडिका भी थी। तो इन जो है कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में स्पेशली ये बताया है, उसने सप्तांग सिद्धांत दिया है कि कैसे जो है राजा ने अपनी प्रशासन व्यवस्था को 7 अलग अलग चीजों में बांटकर फिर उनका जो है आगे कैसे उसने शक्तियों को बांटा था, कैसे शक्तियों का विस्तार किया था। तो यहाँ से जो है आपका ये चीज आपको समझनी होगी कि चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत में राजा ने जो अपनी पावर्स बांटी थी, या जो उसने जो है एक चीजें बनाई थी, तो वो कैसे बनाई थी, हमें इस चीज के बारे में समझना होगा। सबसे पहला तो राजा हो गया आपका, उसके बाद जो है अमात्य ये जस्ट लाइक जो है प्रधानमंत्री हो गए, या जैसे पेशवा होते थे शिवाजी के टाइम में, उसी तरीके से तो अमात्य हो गए। उसके बाद थर्ड पे जो है आपका जनपद हो गए। जनपद मतलब कि सबसे पहले तो आपका जो है एक पूरा शासन हो गया, फिर उसके बाद छोटे छोटे उनको हिस्सों में या डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में ऐसे बांट देना, तो एक जनपद व्यवस्था थी, तो ये जनपद हो गया। दूसरा जो है फोर्थ पे आ गया आपका, सेकंड हमने अमात्य स्टडी किया, ये जो है प्रधानमंत्री थे, ये विशेष सलाहकार थे जो। तो उसके बाद जो है फिर आपका दुर्ग जो है इनका एक शासन व्यवस्था का एक पार्ट था, क्योंकि जब एक राजा मजबूत स्थिति में होता है तो उसको ये सोचना पड़ता है कि उसको कैसे अपनी किलेबंदी करनी है, या कैसे वो शत्रुओं से बचेगा, तो दुर्ग हो गई। फिर एक कोष मतलब कि रिवेन्यू जो है वो कैसे कलेक्ट की जाएगी, उनका क्या कुछ हिसाब किताब होगा, ये सब चीजें। फिर उसके बाद कौन जो है राजा के मित्र होंगे, क्या उसकी सेना होगी। तो इस तरह से सप्तांग सिद्धांत में ये चीजें दी गई हैं। तो आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे कि राजा, अमात्य, जनपद, मतलब उनकी शासन व्यवस्था जो है वो 7 तरीकों से कैसे बटी हुई थी। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि राजा, अमात्य, जनपद, मित्र, सेना, कोष, दुर्ग, ये चीजें। उसके बाद जो भी राजा के विशेष सलाहकार थे उनको तीर्थ कहा गया था। शीर्ष जो तीर्थ अधिकारी थे, जो मतलब उन्होंने बोला कि सुविधा की दृष्टि से जो है सुविधा की दृष्टि से उन्होंने अलग अलग जो है आप अपने राज्य को तीर्थों में बांट दिया था। तो वो तीर्थ जो है उनके जो हेड थे वो शीर्ष तीर्थाधिकारी कहलाते थे। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद क्या आता है कि जैसे हमारे यहाँ पर अभी जैसे हम लोगों ने नाम दे रखे हैं कि एसडीएम होगा या मजिस्ट्रेट होगा, या जैसे ग्राम लेवल पे अगर देखें हम तो जो है सरपंच होंगे, ये सब चीजें। तो इन सब के विशेष नाम थे। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पुट हो जाते हैं, और तो हम उन चीजों को एक बार ध्यान से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका आता है कि समाहर्ता क्या होता है कि आपका संपत्ति और आय व्यय का अधिकारी। आय व्यय मतलब रिवेन्यू ऑफिसर हो गया आपका, तो उसको जो है समाहर्ता बोला गया। तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे। एक जो है सबसे पहले तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि मौर्यंस की जो शासन व्यवस्था थी वो 4 चीजों में, 4 जो है जैसे सेंट्रलाइज हो गया, फिर उसके बाद प्रांत हो गए, प्रोविंस हो गए। तो जैसे अभी यहाँ पे क्या है हमारे, अगर इंडिया के कंटेस्ट में अगर हम स्टडी करें तो वो एक इंडिया हो गया, फिर उसके बाद स्टेट है, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट है, फिर उसके बाद जो है विलेज है। तो ऐसे ही उस समय में था। तो उस समय में सेंटर आपका राजा हो गया, फिर उसके बाद जो है सेकंड पे आपका प्रोविंस आ गई, प्रोविंस के बाद जो है नगर आ गई, नगर के बाद ग्राम आ गई। ग्राम जो है एक सबसे छोटी लेवल की इकाई थी, और प्रोविंस जो है प्रांत। प्रांत क्या थे कि प्रांत का जो हेड था उसको युवराज या जो कुमार थे उनको बनाया जाता था। जैसे कि जब बिंदुसार था तो उस समय जो मेन इंपोर्टेंट थे, जैसे तक्षशिला या अवंती हो गया, उज्जैन, इन सब चीजों का हेड जो है कुमारों को बनाया जाता था। जैसे तक्षशिला जो है सुशीमा के पास थी, अवंती जो है वो
इसके अशोक के पास थी। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे कि जो है केंद्र, प्रांत, नगर और फिर ग्राम, इन सब चीजों में जो है अपनी शासन व्यवस्था को उन्होंने बांटा था। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है, अब देखिए कुछ चीजें बिल्कुल ऐसे कॉमन है कि वो आपको चीजों से रिलेट करके ही याद रखनी है। जैसे नगर का अध्यक्ष है वो नगराध्यक्ष अध्यक्ष कहलाएगा, या नागरिक भी बोल देते हैं उसको। तो नगर का जो अध्यक्ष है वो नगराध्यक्ष कहलाएगा। समाहर्ता क्या है आपका? संपत्ति और आय व्यय का अधिकारी। अब जैसे उसी के कंटेक्स्ट में हम अगर स्टडी करें तो जैसे इनके पास नौसेना भी थी, नौसेना उसका रख रखाव करना या उसकी जिम्मेदारी वो नवा अध्यक्ष था। ऐसे ही अश्व सेना थी तो वो अश्वाध्यक्ष था। तो ये आप जो है इसके पहले वर्ड से कई चीजें तो उसी से समझ जाएंगे कि ये किस चीज से रिलेट करता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि नगर का जो प्रधान है, नगर का जो अध्यक्ष है वो नागरिक या नगराध्यक्ष कहलाता है। जो अश्व सेना विभाग का अध्यक्ष था वो अश्वाध्यक्ष कहलाता था। तो उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जैसे भूमि से जो प्राप्त आय है वो क्या कहलाती थी? तो भूमि से जो प्राप्त आय थी वो सीता कहलाती थी। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मौर्य साम्राज्य में भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? तो सीता कहा जाता था। और उस भूमि से जो प्राप्त आय है उसका अध्यक्ष जो है वो सीता अध्यक्ष था। तो ये जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि भूमि से जो प्राप्त आय है उसको सीता कहा गया, और फिर उसका अध्यक्ष जो है वो सीता अध्यक्ष हो गया। उसके बाद अब जैसे हमारे यहाँ पर जो है वो जैसे कोर्ट होती है वो जैसे स्टेट लेवल पे आ गई, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे। तो सुविधा की दृष्टि से मौर्यंस ने कोर्ट को दो तरीके से बांट दिया था। एक तो सिविल, दूसरी क्रिमिनल। सिविल में जो है आपके दीवानी संबंधी या रिवेन्यू से रिलेटेड जो है वो केस वो आते थे। उसके बाद क्रिमिनल जो है उसमें जो है खून खराबा या इस तरीके से मारने वाले वो चीजें आ गई। तो इनके जो हेड थे उनको क्या कहा गया था? जो सिविल जो है जिसको धर्मस्थलिया बोला गया, और क्रिमिनल जो है उसको कंटक शोधन। तो ये कुछ चीजें ऐसी टर्म है जिनमें से क्वेश्चन कई बार बन जाता है और हम वहां पर फिर पजल हो जाते हैं। तो इन चीजों को जैसे रिलेट करके समझिए कि जैसे आज के समय में हमारी कोर्ट बटी हुई है लेवल के हिसाब से, वैसे ही मौर्यंस ने जो है दो तरीके से अपनी कोर्ट रखी हुई थी। एक सिविल धर्मस्थलीय जिसको बोला गया, और उसके बाद दूसरी जो है वो क्रिमिनल जिसको कंटक शोधन बोला गया। अब जो सिविल है, धर्मस्थलीय है, उसका हेड जो था वो धर्मेष्ट्र था, और जो आपकी कंटक शोधन थी या क्रिमिनल थी उसका हेड प्रादेष्ट्र था। प्रादेष्ट्र, धर्मेष्ट्र, प्रादेष्ट्र। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद सबसे बड़ा जो काम हुआ था, एक अशोक ने जो है अपने बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए धर्म महामात्र की नियुक्ति की थी। ये अशोक ने ही की थी कि जो भी उसका बौद्ध धर्म जो उसने अपनाया है उसको जगह जगह पे फैलाया जाए, या फिर जो है मतलब जो भी रिचुअल्स हैं बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग उन सब चीजों को सोसाइटी में कैसे मेंटेन करना है या उनको कैसे पब्लिक में मतलब पहुंचाना है, वो सब चीजें। तो इस धर्म महामात्र की नियुक्ति की थी अशोक ने। उसके बाद आपको बताया कि जो प्रोविंस होती थी, प्रोविंस जैसे सेंटर प्रोविंस, फिर उसके बाद नगर, फिर उसके बाद ग्राम। तो प्रोविंस जो होती थी वो मेन जो प्रोविंस थी जैसे तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र, ये सब कुमारों के पास थे। तो इनको जो है इनका जो प्रोविंस का जो अध्यक्ष था उनको कुमार या राष्ट्रपाल बोला गया। कुमार या राष्ट्रपाल। तो आप इस चीज से ध्यान रखेंगे कि जो मेन आपकी प्रोविंस थी वो जो है कुमारों के पास थी, मतलब कुमारों मतलब युवराजों के पास थी। तो आप जो है इसको ध्यान रखेंगे कि ये जो है प्रांत के जो अध्यक्ष थे वो कुमार या राष्ट्रपाल थे। उसके बाद सबसे छोटी इकाई, आपने नगर के बारे में स्टडी कर लिया कि वो जो है नगराध्यक्ष था। अब जो सबसे छोटी इकाई ग्राम थी उसके हेड को ग्रामिक कहते थे। ग्राम के हेड को ग्रामिक कहते थे। ये तो ग्राम से ही रिलेट हो गया कि ग्रामिक। तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि ग्राम का हेड मौर्य साम्राज्य में कौन था, नगर का हेड कौन था, या जो है प्रांत के हेड।
ग्राम के हेड के बाद उसके बाद जैसे कि एक ब्लॉक में जैसे अभी है कि इतने गांवों का समूह एक ब्लॉक कहलाता है, तो उसी के कंटेक्स्ट में जो है 5 से 10 गांव मिलाकर एक यूनिट बनती थी जिसे संग्रहण कहा गया। तो 5 से 10 गांव मिलने को मिलाकर एक संग्रहण बना दिया जाता था और उनका जो हेड था उसको गोप कहते थे। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे कि नगर का अध्यक्ष नगराध्यक्ष, ग्राम का अध्यक्ष ग्रामिक, और जो है प्रोविंस जो होती थी वो कुमारों को दी जाती थी या राष्ट्रपाल को, और उसके बाद 5 से 10 ग्राम मिलाकर एक यूनिट बना दी जाती थी जिसको कि संग्रहण कहा गया और उसका अध्यक्ष जो है वो गोप था। तो ये कुछ चीजें जो है इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बन के आएगा कि गोप किसे कहते थे। तो 5-10 जो यूनिट मिला के जो एक 5-10 गांव मिला के विलेज मिलाकर जो एक यूनिट बनती थी संग्रहण, उसका अध्यक्ष जो है गोप कहलाता था। उसके बाद जैसे छोटे मोटे जो मंदिर होते थे उनका रख रखाव जो करते थे, या फिर उनका जो उनके ऊपर जो एक मंदिरों को देख रेख करने वाला होता था वो देवता अध्यक्ष हो गया। ऐसे जो है शराब की जो है बिक्री उसको नियंत्रित करने वाला सुरा अध्यक्ष हो गया। तो इसी तरीके से जैसे फिर कोई लोहा या लोहे का जो भी व्यापार है उससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ थी तो वो लोहा अध्यक्ष हो गया। तो इस तरीके से फिर जो है ये एक ये चीज़ है कि कारखानों जो इंडस्ट्रीज को देखता था उसको कारमांत्रिक कहा गया, कारमांत्रिक जो है वो कहा गया। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो उनके दुर्ग बनाए हुए थे, आपने सप्तांग सिद्धांत में ये चीज स्टडी की थी कि दुर्ग जो है एक यूनिट थी उसमें। तो दुर्ग जो थी उनका अध्यक्ष या जो छावनी थी, सैनिक छावनी थी, मिलिट्री थी, उनकी देखरेख करने वाले को दुर्गपाल या अंतपाल वो कहा गया। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है कारखानों और खानों का मंत्री जो है, इंडस्ट्री जो थी, जो माइंस जो थी, उनका कारमांतिक कहा गया। तो ये कुछ ऐसे मतलब हेड के नाम दे रखे थे उन्होंने। जैसे अभी के टाइम में क्या है कि एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब चीजें अलग अलग एक डिपार्टमेंट है, उनके हेड होते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट में एसडीएम हो गया, उस तरीके से। तो ये सिर्फ नाम का ही फर्क है, चीजें वही थी। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे वेट मेजरमेंट का था जो है माप तोल का, उसको पोतवा अध्यक्ष कहा गया। तो ये चीजें तो मेन जो इम्पोर्टेंट ये था कि ग्राम का हेड जो है ग्रामिक है, संग्रहण का जो हेड है वो गोप था। तो ये चीजें जो भूमि से प्राप्त आय थी उसको सीता कहा गया, वो जो है उसका हेड जो था वो सीता अध्यक्ष था। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब मैगस्थनीज ने अपनी इंडिका बुक में ये बताया कि वहाँ की जो शासन व्यवस्था, बेसिकली वो पाटलिपुत्र में था, पटना में था, आज के पटना में। तो मैगस्थनीज ने अपने इंडिका में बताया कि मौर्य साम्राज्य की जो प्रशासन व्यवस्था थी वो 6 भागों में बांट रखी थी उन्होंने। जैसे वाणिज्य का अलग हो गया, जनसंख्या का अलग हो गया, परिवहन का अलग हो गया, इस तरीके से। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था को कितने भागों में बांट कर दिखाया गया है, तो 6 भागों में। अब उन 6 भागों में जो है 5-5 जो है आप ये लगा लीजिए अध्यक्ष होते थे या मेंबर होते थे। तो 6 × 5 हो गया, मतलब 30 मेंबर्स की जो है एक समिति बना रखी थी उन्होंने वहां पे कि जो पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था को देखेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि मैगस्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था को उसने कितने भागों में बताया है, या उसमें कितने जो है मेंबर होते थे। तो 6 जो है 6 भागों में बांटा था और 5 मेंबर होते थे, टोटल 30 हो गए। तो ये चीज आपको ध्यान रखी हुई। एक मौर्य साम्राज्य की ये सबसे बड़ी विशेषता थी जो है वो थी कि उन्होंने गुप्तचर लगा रखे थे। गुप्तचर का मतलब कि जो उनको चीजों के बारे में जानकारी देते रहे। तो उन गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। उन जो स्पाई है थे उस टाइम में उनको जो है गूढ़ पुरुष कहा गया। उसमें भी 2 कैटेगरी थी। एक तो जो है उन्होंने संस्था बोला या संस्थान बोल लीजिए, दूसरा जो है संचरण, संचारण वही कि घूमने फिरने वाला, संस्थान जो एक जगह पे टिके रहे। तो ये गूढ़ पुरुष जो है या गुप्तचर है वो 2 भागों में विभाजित थे। एक तो संस्थान, संस्था, संचारण, घूमने फिरने वाला। तो संस्थान को जो है वैदेहिक, गृहपतिक या तापस भी कहा गया। तो आपको ये 2 चीजें याद रखनी है कि संस्थान या संचारण। तो
उसके बाद कि जो मौर्य साम्राज्य में जो है आय का जरिया क्या थी। आय का जरिया जो है उनका सेतु कर था। सेतु बंद जो है, मतलब सेतु बंद क्या, इरिगेशन व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था थी उनकी, उन्होंने ब्रिज बनाए। तो सेतु बंद जो बनाए वहां पर जो है कर लगाया, या भूमि पे कर लगाया, या वनों पे कर लगाया, पशु पे। तो कर व्यवस्था जो थी वहां पर अच्छी थी। अच्छी का मतलब ये कि जो उनका कर जो प्रणाली थी उनकी, वो 1/4 या 1/6 तक जो है टैक्स लेते थे। तो वो डिपेंड करता था कि क्या कुछ जो है रिवेन्यू हुई, क्या कुछ प्रोडक्शन हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग उनका। लेकिन बेसिकली अगर क्वेश्चन में ये आए कि जो मौर्य साम्राज्य में कर व्यवस्था कहाँ से कहाँ तक थी, 1/4 से 1/6 तक, वहां तक जो है उनकी कर व्यवस्था थी। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि जो कर व्यवस्था थी वो 1/6 या 1/4 जो है भूमि कर लिया जाता था। तो क्वेश्चन ये है, काफी इंपॉर्टेंट है, कि जो भूमि कर व्यवस्था थी वो कितना परसेंट था, जो 1/6 से 1/4 तक। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि उस टाइम में जो करेंसी थी, जो मुद्रा थी, प्रचलन में थी, उसका नाम क्या था। करेंसी से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि जो वैदिक में जो है निशक बोला गया था। तो इस तरीके से अलग अलग फेज में, जैसे बौद्ध धर्म में आहत सिक्के थे, तो यहाँ पर जो है मुद्रा जो थी वो प्रचलन में थी, उसको पर्ण बोला गया था। पर्ण। अब ये पर्ण जो है, जैसे 1 लाख पर्ण हो गया, या फिर जो है 50,000 पर्ण हो गया, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे रुपीज आज का। तो ये पर्ण थी। अब ये चीज आपको पहले बताई गई कि जो है राजा के हेल्प करने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, उसमें जो है कुमार होते थे या युवराज होते थे, कि जिसको जो है बाद में शासन व्यवस्था सौंप दी जाएगी। तो इसमें मंत्री परिषद होती थी, और इसके जो है मेन जो इसके मेंबर्स होते थे, उसमें युवराज आ गया, या सेनापति आ गया, कमांडर इन चीफ आ गया, जो कि मिलिट्री वगैरह को देखता है। तो ये चीजें, एक यहाँ से जो है एक क्वेश्चन ये बन जाता है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है तीनों। एक तो है आपका प्रादेशिक, और एक राजुक, और एक युक्त। तो ये राजुक और युक्त जो है आप ध्यान रखेंगे और इनको समझेंगे कि ये कैसे है। प्रादेशिक जो है, प्रादेशिक आपका हो गया जैसे आज का डिस्ट्रिक्ट हेड हो गया, जो कि एक जो है डिस्ट्रिक्ट को, जिले को संभालने वाला, वो प्रादेशिक हो गया। उससे पहले हमने एक वर्ड ये देखा था कि प्रादेष्ट किसको बोला गया। प्रादेष्ट जो है वो क्रिमिनल कोर्ट का हेड था, जो है वो कंटक शोधन जो थी, क्रिमिनल कोर्ट है, उसका हेड जो था वो प्रादेष्ट था। यहाँ पे प्रादेशिक हो गया। अब प्रादेशिक जो है उसको, जो जिले का एक अधिकारी हो गया, उसको जो है कौन कौन रिपोर्ट करते थे। तो एक राजुक वर्ड आया। राजुक जो है, राजुक वो होते थे जो भूमि को देखते थे, जैसे लैंड असेसमेंट हो गया, लैंड की जो है सीमाएं, मतलब बताना कि कहाँ तक कितना एरिया किस चीज में है, किस जगह में शामिल है। तो लैंड असेसमेंट, या जो है लैंड का जो है कोई सर्वेइंग करना है, वो सब चीजें। लेकिन इनके पास जो है ना न्यायाधीश जो होते हैं, उनके भी अधिकार थे। तो ये चीज यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन लगेगी कि राजुक जो है मेन जो काम था इनका, वो लैंड असेसमेंट और सर्वेयर का था। लेकिन इनकी पावर जो है वो जस्ट लाइक जज की तरह थी, न्यायाधीश की तरह थी, कि ये किसी को कैपिटल पनिशमेंट तक दे सकते थे, और अगर कोई इनोसेंट है, मतलब जिसने कोई गुनाह नहीं किया, उसको फ्री भी कर सकते थे। तो यहाँ से जो है राजुक के बारे में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो कि ये लैंड असेसमेंट और सर्वेयर जो बाउंड्री है वो डिसाइड करते थे। दूसरा, इनका काम जस्ट लाइक एक जज भी था, न्यायाधीश भी था, कि ये जो है किसी को कैपिटल पनिशमेंट तक दे सकते थे, और अगर कोई इनोसेंट है तो उसको फ्री भी कर सकते थे। सेकंड पे जो है वो आता है युक्ता। युक्ता या युक्त जो है, ये रिवेन्यू ऑफिसर होते थे। रिवेन्यू ऑफिसर वैसे तो जो है आपका समाहर्ता है, समाहर्ता फिर जो है राजा को रिपोर्ट करेगा। या तो जो ये रिवेन्यू ऑफिसर है, सबऑर्डिनेट मतलब जैसे एक लेवल पे चले जाते हैं, कि जैसे आपका एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया, फिर एक आपका जैसे ब्लॉक पे हो गया, या तहसील पे हो गया, फिर आगे ग्राम पे हो गया। तो उसी तरीके से ये युक्ता है। युक्ता क्या है, सबऑर्डिनेट रिवेन्यू ऑफिसर थे। तो आपको ये दो टर्म याद रखनी है, कि जो है राजुक कौन थे और युक्त कौन थे। मेन मेन जो क्वेश्चन बनेंगे वो ऐसे बनेंगे कि सीता क्या थी, भूमिकर को क्या कहते थे, सीता कहते थे।
भूमि से प्राप्त आय, सॉरी, तो भूमि से प्राप्त आय है उसको क्या बोला गया, उसको सीता बोला गया। या जो है प्रचलित मुद्रा क्या थी, वो पण थी। तो उसके बाद जो है प्रादेशिक जो है एक डिस्ट्रिक्ट या जिले का हेड हो गया। राजुक कौन थे, लैंड असेसमेंट या लैंड सर्वे करने वाले थे, बाउंड्री डिसाइड करने वाले थे, या फिर इनको एक जज का जो है वो भी पावर मिली हुई थी। युक्त कौन थे, सबॉर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर थे। तो ये चीज आपको जैसे, या फिर संस्थान या संचरण कौन थे। मेन मेन क्वेश्चन जो है आपके वो इस तरीके से बनेंगे कि जो है प्रशासन व्यवस्था में जो, अब जो कोष जो था वहां पे ट्रेजरी जो थी उसका हेड जो था वो सन्निधाता था, या सन्निधात्रा बोल लीजिए उसको। कोष जो है आपका, उसका जो हेड है, समाहर्ता जो है वो आपका संपत्ति आय व्यय का अधिकारी था। तो और कोष का जो हेड था, ट्रेजरी जो हेड था वो सन्निधात्रा या दाता था। फिर उसकी हेल्प के लिए कोषा अध्यक्ष होते थे। तो ये जो है चीजें आप ध्यान रखेंगे। तो कर, जैसे कर व्यवस्था 1/6 से 1/4 वो वेरी करता था कि किस तरीके से प्रोडक्शन हुआ है। अब यहाँ पे जैसे एक सेतु बंद का जो पॉइंट आया था कि इन्होंने सेतु कर भी लगाया था, कि सेतु कर इस दृष्टि से भी हम इसको समझ सकते हैं क्योंकि जो रुद्रदामन का जो अभिलेख मिला है वहां पर ये चीज बताई गई है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार पहाड़ी पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था ताकि सिंचाई में सुविधा मिले। मतलब उसके वहां पर कोई मंत्री था पुष्यगुप्त करके, उसने जो है निर्माण करवाया था। फिर उसका जो है पुनरुद्धार समुद्रगुप्त ने करवाया था। तो यहाँ से ये पता चलता है कि वो सिंचाई को एक महत्व देते थे, मतलब कृषि को एक महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त था ताकि जो है लोगों को हेल्प मिले अपनी जीविका चलाने में। तो यहाँ से आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि उस समय में सेतु बंद जो थे या सेतु कर भी था वो भी एक आय का जरिया था। अब बात करते हैं कि स्त्रियों की दशा मौर्य साम्राज्य में कैसी थी। स्त्रियों की दशा मौर्य साम्राज्य में अच्छी थी। विधवा जो है पुनर्विवाह कर सकती थी, या जो वो मतलब कि उनको समाज में उच्च स्थान प्राप्त था, ये कह लीजिए। तो स्त्रियों की दशा जो है वो अच्छी थी। तो आपको ये जो है इम्पोर्टेंट टर्म जो थी, ये मतलब प्रशासन व्यवस्था जो थी वो कैसे थी मौर्य साम्राज्य में, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अब एक बार इसको दोबारा से स्टडी करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन जैसे ये आता है कि केंद्रीकृत शासन था, राजा था वहां पे हेड, फिर उसने आगे अपनी सुविधा की दृष्टि से अलग अलग डिपार्टमेंट बांट रखे थे। उनको तीर्थ भी कहा गया और उनके अधिकारियों को शीर्ष तीर्थाधिकारी कहा गया। अब वो कौन कौन से जो है 7 चीजें थी जो कि आपको जो है चाणक्य ने बताई है, अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत दिया है। तो राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, मित्र, सेना, ये सब चीजें। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब जो है नगर का अध्यक्ष जो है नगराध्यक्ष हो गया, या प्रांत का जो है क्राउन, मेन मेन जो थे वो कुमारों को दी गई थी जिनको राष्ट्रपाल बोला गया। ग्राम व्यवस्था जो थी वो ग्रामिक थी। भूमि से प्राप्त आय को सीता बोला गया, उसका अध्यक्ष जो है वो सीता अध्यक्ष था। समाहर्ता आय व्यय का अधिकारी था। उसके बाद जो है आपका 2 तरह की कोर्ट थी, सिविल कोर्ट, धर्मस्थल या धर्मेष्ठ जिसका हेड था। एक दूसरे लेवल की जो क्रिमिनल कोर्ट, उसका जो हेड था वो प्रादेष्ट था। जैसे देवता अध्यक्ष हो गया, लोहा अध्यक्ष हो गया, माइंस का जो है वो कारमांत्रिक हो गया, फिर सुराध्यक्ष हो गया जैसे शराब की बिक्री पर। फिर एक गणिका अध्यक्ष भी होता था, मतलब जो वैश्याओं का जो उनका वहां पे था सिस्टम, उसको जो है देखने वाला, वो गणिका अध्यक्ष हो गया। फिर इस तरीके से जो है आपका, फिर ये चीज हो गई कि 5 से 10 गांव ग्राम की एक यूनिट थी जिसको संग्रहण बोला गया। फिर उसका अध्यक्ष जो है वो गोप था। तो ये चीजें, फिर उनके पास जो है गूढ़ पुरुष थे जो कि संस्था और संचरण 2 भागों में विभाजित थे। संस्था जो है वो एक जगह पे रहते थे जिनको तापस, वैदिक या कौप्टिक या जो है ग्रहपतिक भी कहा गया। और संचरण जो है वो घूमने वाले होते थे। भूमि कर 1/6 से 1/4 तक था। फिर उसके बाद जो है स्त्रियों की दशा वो अच्छी थी। एक ये पॉइंट जो आपका राजुक और युक्त, ये दोनों चीजें, दोनों टर्म आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ऐसे ही बनेगा कि राजुक किसको कहा गया, तो लैंड असेसमेंट या लैंड और सर्वेयर को कहा गया। और उसको जो है जज भी बोला गया, न्यायाधीश, क्योंकि उसके जो है पावर जो थी वो वास्ट थी कि वो कैपिटल पनिशमेंट या जो किसी को फ्री भी कर सकता था।
तो अब देखिए यहाँ पे सेंट्रलाइज जरूर था, लेकिन जो है छोटे लेवल तक भी उन्होंने अपने ऑफिसर्स को जो है वो पावर्स दी गई थी उनको। तो सेंट्रलाइज था लेकिन कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज भी था, लेकिन जो मेन हेड था वो राजा ही था। तो उसके बाद जो है नौसेना का जो अध्यक्ष था वो नवाध्यक्ष था। तो इस तरीके से आपका ये मौर्य प्रशासन व्यवस्था के बारे में एक वीडियो जो है वो कंप्लीट हो गया। आप किसी भी एनसीईआरटी बुक से स्टडी करेंगे, होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब इससे किसी नेक्स्ट वीडियो में हम अशोक के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि क्या क्या जो है शिलालेख थे, स्तंभ लेख थे, गुफा लेख थे, या फिर कैसा वहाँ पे जो है आर्ट था। क्योंकि इस समय में आपको पता है कि जो ये हमारा जो नेशनल एम्बलम है वो चीज़ अशोक के सारनाथ स्तंभ से ही लिया गया है। तो हम उसके शिलालेखों या उसकी कला के बारे में भी डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू गाइस।